अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस का कंप्लीट हो गया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम देखेंगे कि एक्सरेज और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन पे चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए चार्ज कैसे डिटरमिन हो सकता है, या मास के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर और मूजले लॉ का रिलेशन पढ़ते हैं। जो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी है ये रिलेटेड है एक्सरे के साथ, और एक्सरे की कंप्रीहेंसिव और सिस्टमैटिक स्टडी की थी मूजले ने एक्सरे को डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस किया और उसकी बेस पे इसने फ्रीक्वेंसीज को और एटॉमिक नंबर को रिलेट किया इन द फॉर्म ऑफ मूजले लॉ। बट इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सरेज कैसे डिस्कवर हुई, इनकी स्टडी क्या है। तो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू मूजले's वर्क। मूजले एग्जामिन्ड द एक्सरेज प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंपेयर्ड देयर फ्रीक्वेंसीज। मुख्तलिफ सोर्सेज लिए उनसे एक्सरेज प्रोड्यूस की और जितने नंबर ऑफ रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी, फ्रीक्वेंसीज उनको कंपेयर किया और इसके बाद एक रिलेशनशिप बनाया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का, और इसे इन द फॉर्म ऑफ मूजले लॉ एक्सप्रेस किया। अब एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई? विलियम रोइंटन साइंटिस्ट था, ये काम कर रहा था 1895 में कैथोड रेज पे। इसने गलती से कैथोड रे में जो एनोड यूज हो रहा था ना, वो हैवी मेटल का यूटिलाइज कर लिया। जैसे ही हैवी मेटल का एनोड यूटिलाइज किया तो कैथोड से जो रेज स्ट्राइक हो रही थी एनोड पे, उनकी वजह से कुछ नई पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई। क्योंकि ये अननोन रेज थी, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड देम एक्स रेज। और उसके बाद एक्स रेज एक्सप्लोर होना शुरू हो गई और एक्सरे की स्टडी की बेस पे उसने सबसे पहले एक्सरे को यूटिलाइज करते हुए अपनी वाइफ बर्था रोइंटन के हैंड का एक्सरे भी फर्स्ट ऑब्टेन किया था। तो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन 1895 बाय जर्मन फिजिस्ट विलियम रोइंटन। They called them X-rays because their nature was unknown at that time. He was awarded with Nobel Prize in 1901. The first X-ray photograph was taken was the Roentgen's wife left hand. इसके बाद मेडिकल साइंसेज भी एक्सप्लोर हो गई। इसका मतलब है कि जो कैथोड रे की डिस्कवरी है, एक्चुअली ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। जैसे ये इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है। इस कैथोड रे ट्यूब में हमारे पास ये वाला रीजन कैथोड यूटिलाइज हो रहा है, ये वाला एनोड यूटिलाइज हो रहा है। अब रोइंटन ने क्या किया, गलती से एनोड यूज कर लिया हैवी मेटल का। जैसे ही कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, ये आके स्ट्राइक करती हैं एनोड सरफेस पे। इनके एनोड सरफेस पे स्ट्राइक करने से कुछ पेनिट्रेटिंग रेज हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि ये न्यू टाइप की थी, इनकी नेचर भी अननोन थी, दैट्स व्हाई दे वर नेम्ड एज एक्सरेज, इसलिए इन्हें एक्सरेज का नेम दिया गया। अब मूजले एक्सपेरिमेंट क्या था? मूजले ने ये जो एक्सपेरिमेंट था ना कैथोड रे से एक्सरे की डिस्कवरी का, इसने यहाँ पे एनोड की जगह पे 38 to 40 मेटल को यूटिलाइज किया। एल्यूमिनियम से स्टार्ट किया और गोल्ड तक बारी बारी डिफरेंट मेटल्स को ये एनोड बनाता गया, उनके ऊपर कैथोड रेज को स्ट्राइक करता गया। हर एक से डिफरेंट टाइप की एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। उन एक्सरेज को ये बारी बारी अलग अलग पैटर्न स्टडी के जरिए स्टडी करता गया, और इसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप मेटल इनका जो ऐसी मेटल यूटिलाइज कर रहे हैं जो हैवियर है, तो जो फ्रिक्वेंसी है ना कैथोड रेज की, वो भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस ही सिंपली ऑब्जर्व दैट कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज भी इंक्रीज हो रही है। तो मूजले एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ शूटिंग ऑफ रेज ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें कैथोड रेज कहते हैं, एट अ सॉलिड एलिमेंट जिसे एनोड बनाया गया। आफ्टर द रेज हिट द सॉलिड एलिमेंट, जब ये कैथोड रे हिट करती हैं एनोड को, एक्स रेज एमिट होती हैं। एक्स रेज की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज को ये मेजर करता गया और उन्हें नोट करता गया, और इवेंचुअली ही रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ हिज फेमस लॉ, मूजले लॉ। इसने ऑब्जर्व किया
कि जब भी आप एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। मींस मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। टू रिलेट द एटॉमिक नंबर ही टुक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास रिलेशन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसने दो कांस्टेंट यूटिलाइज किए जिन्हें हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स या मूजलेज कांस्टेंट भी कहते हैं, और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई दैट इज नॉन एज मूजलेज लॉ, और इसे मूजले लॉ कहते हैं। फ्रिक्वेंसी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस बी। तो रूट स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी कि फ्रिक्वेंसी का अगर रूट स्क्वायर लिया जाए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्स रेज का, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो ए और बी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज आ गई। अब क्योंकि ए और बी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, इसका मतलब है कि हम फ्रिक्वेंसी को मैयर करते जाएंगे। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी मैयर हो जाती है तो ए और बी तो वैसे ही कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी डिफाइंड है। इन तीनों की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम विच द फ्रिक्वेंसीज आर प्रोड्यूस। तो हर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो डिफरेंट एलिमेंट से थी। तो फ्रिक्वेंसी और ए बी को कंपेयर करके हर मेटल का एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया गया। अब मुजले का ग्राफ था कि फ्रिक्वेंसी को अगर हम स्क्वायर रूट को वाई एक्सिस पे शो करें, एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे शो करें, तो वी विल सी दैट कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट भी बढ़ता जा रहा है। इट मींस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा फ्रॉम जीरो टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल प्रोटॉन नंबर्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर, और इसे Z से इंडिकेट करते हैं। और हमेशा किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट होता है। इट इज द न्यूक्लियन नंबर, इसे हम कलेक्टिवली न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका सुमेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास एटॉमिक मास के इक्वल आ जाएगा। इसे कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक मास न्यूक्लियन नंबर है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक मास द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Number of protons indicated by Z is the atomic number. For neutral atom, number of protons are always equal to number of electron. जबकि atomic mass है A से represent होता है, it is sum of protons and neutron. It is also known as nucleon number, और A को represent करते हैं Z plus N। तो अगर हमने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना होगा तो सिंपल इज दैट कि Z दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे, बट पहले फॉर पॉजिटिव आयन इसे हम देखते हैं। अगर पॉजिटिव आयन बनता है ना तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। इट मींस पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक एटम पे अगर पॉजिटिव 3 चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। न्यूट्रल एटम में तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? जो चार्ज आएगा। इट मींस हम Z में से चार्ज को माइनस कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर पॉजिटिव आयन, अगर हम पॉजिटिव आयन का केस स्टडी लें तो ये बनता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे न्यूट्रल एटम से तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पहले एटॉमिक नंबर के इक्वल थे अब वो लेस हो गए हैं। कितने लेस हो गए हैं? जितना चार्ज क्रिएट हुआ है। सो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा पॉजिटिव आयन कैन बी फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स। कितने कम होंगे? जितना चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज।
इसी तरह जो नेगेटिव आयन है, इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। कितने इंक्रीज होंगे? जितना चार्ज होगा। इट मींस के चार्ज को जी में प्लस कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से जेड से बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कितने बढ़ेंगे? जितना चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन। अब यहां पे कुछ एग्जांपल है हमारे पास है एल्यूमिनियम न्यूट्रल स्टेट में। इसका एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक मास है 27। हमने इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। एटॉमिक नंबर जी है, यही प्रोटॉन नंबर को इंडिकेट करता है, और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 13। अब न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है, तो ये 27 माइनस 13, क्योंकि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल है, सो 14 हो जाएंगे। और अगर यही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al पॉजिटिव 3 बन जाता है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 3 हो गए, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था? Z 13। 13 में से 3 माइनस हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लोरीन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 1735। इसके प्रोटॉन नंबर होंगे 17, Z इज इक्वल टू 17, और न्यूट्रॉन होंगे 35 माइनस 17, 18। अब इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने चाहिए? न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन नंबर है। बट जब ये क्लोराइड आयन बनता है, इस पे -1 है। -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो ये Z प्लस चार्ज आ जाएगा। 1 चार्ज आया नेगेटिव में, 1 चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। हमने यहाँ पे नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है। -1 आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो चार्ज तो 1 है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 17 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। इलेक्ट्रॉन गेन्ड 1 आ जाएंगे, दैट इज आल्सो इक्वल टू 18। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे तो न्यूट्रल एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है नॉर्मल स्टेट में 8। इसमें मास नंबर है 16। 16 माइनस 8 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन -2 में, अब -2 की डायरेक्टली मैं आयन की बात करूं, ऑक्सीजन -2 में 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन नंबर 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए हैं, तो 8 प्लस 2 10 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे कि यहां पे इंडिकेटेड है दिस रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड हुए? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 16 माइनस 8 8। प्रोटॉन्स कैसे फाइंड हुए? जो एटॉमिक नंबर है। चार्ज इस पे -2 है, तो ये 8 प्लस 2, जितने भी प्रोटॉन नंबर होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन गेन्ड प्लस हो जाएंगे, तो 10 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम फास्फोरस की एग्जांपल लें, फास्फोरस यहां पे इंडिकेट हो रहा है कि 1531 है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया है, ये -3 की फॉर्म में आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे। न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे मास नंबर 31 माइनस एटॉमिक नंबर 15। इसका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा 16। इसके बाद इसमें प्रोटॉन नंबर जो Z है 15। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड होंगे? इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, सो Z प्लस 3 आ जाएगा, 18 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड हमारे पास सल्फर है। सल्फर -2 में कन्वर्ट हुआ है, और इसका एटॉमिक नंबर है 32 एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर है 16। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए माइनस हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन नंबर इसमें आ जाएगा 16 एज इंडिकेटेड हियर। इसमें प्रोटॉन नंबर भी क्या आ जाएगा? 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 16 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसने चार्ज गेन किया हुआ है 2 चार्ज की वजह मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 16 प्लस 2 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पे क्या फर्क पड़ता है? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस चार्ज पे, किस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। अगर हम यहाँ पे सिंपल डायग्राम को देखें, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया, ऊपर आ गई हमारे पास
नेगेटिव प्लेट, नीचे हमने प्लेस की पॉजिटिव प्लेट। इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को पास किया। हमने देखा कि एक इनमें से पार्टिकल ऐसा था जो टर्न ले गया टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसे हमने प्रोटॉन का नेम दिया। एक पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गया, किसी तरह भी इसने टर्न ले लिया, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन कहलाता है। एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव की तरफ टर्न ले गया, मींस इस पे नेगेटिव चार्ज है और इट इज इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे ये डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है। तो पहली बात, न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल आर नॉट डिफ्लेक्टेड बट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते रहते हैं, किसी तरह भी मूव नहीं करते। पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स, सो ये नेगेटिव पोल की तरफ चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे। बट यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हुई है ना, वो प्रोटॉन की निस्बत 1836 टाइम्स ग्रेटर है। इसकी क्या वजह है कि जो हैवी पार्टिकल होता है उसे टर्न देना मुश्किल होता है। मींस अगर आपने प्रोटॉन को टर्न देना है, प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, ये थोड़ा टर्न करेगा, बट इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है तो ये ज्यादा टर्न करेगा, मींस इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ग्रेटर होगा। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। प्रोटॉन का इसके साथ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये वाला बनेगा, इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये वाला बनेगा। प्रोटॉन हैवियर पार्टिकल्स है, इनको टर्न देना मुश्किल है, सो इनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी लेस है। इसका मतलब है इसका कर्व्ड पाथ कम है। जितने पार्टिकल का मैस स्मॉलर होगा, कर्व्ड पाथ का कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस उतना स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पे ये डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली पार्टिकल है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं और इनकी एक्सटेंट ग्रेटर है, मींस ये 1836 टाइम्स प्रोटॉन की निस्बत ज्यादा करीब डिफ्लेक्ट होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका मैस प्रोटॉन की निस्बत 1836 टाइम्स स्मॉलर है। दीज आर 1/1836 टाइम्स देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। फिर इस डिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो एक बात सिंपल है, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे उतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसमें डिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो पहली बात, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इफेक्ट होता है चार्ज से। कैसे इफेक्ट होता है? जिस पे चार्ज स्ट्रांग होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जिस पे चार्ज कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन भी कम होगी। अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज है, सो चार्ज तो डिफ्लेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, बस ऑपोजिट है। यहां पे फिर कौन रोल प्ले करेगा? मैस। जिसका मैस ज्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन कम है। प्रोटॉन का मैस ज्यादा था, सो इसकी डिफ्लेक्शन लीस्ट हुई। इलेक्ट्रॉन का मैस स्मॉलर है, इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। सो डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू मैस। जिसका मैस ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम, जिसका मैस कम है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो पहला यहां पे डिफ्लेक्शन का रूल बना कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज। चार्ज बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा करीब आएंगे चार्जेस और डिफ्लेक्शन मोर होगी। बट इन केस ऑफ इक्वल चार्जेस इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मैस। जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। दूसरी बात है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है कि ये हम कंसिडर कर रहे हैं कर्व्ड पाथ। अब कर्व्ड पाथ का मतलब है कि अगर ये पॉइंट हम सेंटर ले लें तो यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस है, और दूसरी तरफ सेम पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हम सेंटर ले लें तो ये रेडियस है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब आ रहा है, ज्यादा करीब आने का मतलब है इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब है इसका कर्व्ड पाथ क्लोजर टू द सेंटर होगा, तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि यहां पे रेडियस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है मैस के। जिसका मैस रेडियस यहां पे अगर हम देखेंगे तो रेडियस कर्व्ड पाथ का होता है। कर्व्ड पाथ का टुवर्ड सेंटर से डिस्टेंस जो है। अब इलेक्ट्रॉन का मैस स्मॉलर है, मैस स्मॉलर है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है।
डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि रेडियस स्मॉल हो जाएगा, जितना मास स्मॉल होगा इतना रेडियस भी स्मॉल होगा, और प्रोटॉन का मास ग्रेटर है, डिफ्लेक्शन कम है, रेडियस भी ग्रेटर हो जाएगा। सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है मास के, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। This is possible if we imagine after deflection the particle move in circular path। ये तभी हम पॉसिबल कर सकते हैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में मूव करता है। तो इसका मतलब है फैक्टर इफेक्टिंग द रेडियस, रेडियस को जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो रेसिप्रोकल टू द एंगल, वो एंगल के क्या है, रेसिप्रोकल है। मींस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इनवर्सली रिलेटेड टू मास है, बट रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू मास है। अब हम चार्जेस को कंपेयर करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 रिलेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज है 0, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कंसिडर होता है -1। इसकी अमाउंट कितनी है? प्रोटॉन पे चार्ज कंसिडर होगा +1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे बस नेगेटिव हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल रहेगी -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। मैस अगर मेजर करें तो प्रोटॉन का मैस 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 विच इज इक्वल टू 1.0073 AMU। न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है, थोड़ा सा मामूली सा इससे हैवियर है। इसका मैस बनता है 1.6750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg विच इज इक्वल टू 1.0087 AMU। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है, 9.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31, और ये AMU में 5.4858 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब अगर हम कंपेयर करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को, तो इनमें रेशो आएगी 1:1836 की, और इन द सेम वे अगर हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे तो ये रेशो आएगी 1:1840। इट मींस के प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स लाइटर है, और न्यूट्रॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन 1840 टाइम्स लाइटर है। देन एक सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फर्स्ट पोटाशियम को देखें, 39 मास है, 19 नंबर है, तो दोनों को माइनस करेंगे 20, इसमें न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे गिवन है क्लोरीन की। अब क्लोरीन में भी हमने फाइंड करने हैं न्यूट्रॉन्स, कैसे फाइंड करेंगे? 35 - 17 18 आ जाएगा। आर्गॉन में 40 - 18 कर लेंगे, 22 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था।